ऑडिबल? ऑल राइट. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 7 of our chapter 2 structure of an atom. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all my students? एक बार जल्दी जल्दी से, बहुत ही तेजी से, मतलब बहुत तेजी से बता दो, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही? ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रही है भाई मेरे में? क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? जल्दी जल्दी से बता दो. कहाँ गया क्लास 11th? हाँ जी भाई. ऑडिबल, विजिबल, ऑल क्लियर टू माय स्टूडेंट्स? ऑल क्लियर? क्या बात है. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. कैसे हो आप लोग? कैसे हो? मजा मजे में है सब लोग? कैसा चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? एक बार चैट बॉक्स बता दो मेरे को. चैट बॉक्स, आई गेस आपकी चैट्स आ नहीं रही है या देयर इज सम लैग, कुछ तो है. मतलब मुझे चैट्स नहीं दिख रही. तो मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ. तो आई होप कि चैट्स आ जाए जल्दी से. तुम्हारी चैट्स आ जाए तो मुझे ऐसे जोश टाइप का दिख जाएगी. हमारे बच्चे एकदम आ चुके हैं, फुल जोश में है यानी. तो आई गेस शायद चैट में कोई तो दिक्कत आ रही है. आने ही वाली होगी चैट, रास्ते में होगी बस यार. तुम्हारी चैट आने ही वाली होगी, मुझ तक आने ही वाली है. वाईफाई का कनेक्शन है ना, थोड़ा सा वीक तो नहीं हो गया है? वाईफाई का कनेक्शन वीक तो नहीं हो गया? आ रही है ना? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आज तुम्हारी चैट्स नहीं आने वाली हैं? ये वाईफाई का कनेक्शन नहीं है बेटा मेरा और तुम्हारा, ये दिल का कनेक्शन है, याद रखना, ठीक है? ये वो दिल का कनेक्शन है जो उधर वाले दिल से इधर वाले दिल तक एकदम डायरेक्ट आता है, ठीक है? तो इसे वाईफाई का कनेक्शन नाम मत दे देना, सस्ता सस्ता नाम मत दे देना इसको, ठीक है? चलो, ऑल राइट. तो आई होप की चैट्स आ जाए जल्दी जल्दी. फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अगर आपको याद हो बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट सेशन में एक टॉपिक पढ़ा था विच वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, जिसमें हमने ब्लैक बॉडी को जाना था, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को जाना था, है ना? यस मैम. उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने 2-3 टर्म्स भी पढ़े थे. जस्ट अ सेकंड. हेलो. अच्छा, तो लैग हो गया है क्या? अच्छा, नहीं नहीं, चैट्स नहीं आ रही ना मेरे में संजय भैया. आपने प्राइवेट प्राइवेट तो नहीं कर दिया वैसे? ठीक है, आप चेक कर लीजिए, डायरेक्ट प्राइवेट मत करिए. हाँ, आ गई अभी. ठीक है. हाय हाय हाय, देख रहे हो जोश एकदम ग्लो अप हो गया, ग्लो अप हो गया तुरंत तुरंत. इंस्टेंट ग्लो आ गया होगा चेहरे पे, तुमने इंस्टेंट नोटिस किया होगा. हाय एवरीवन, आपकी चैट आ चुकी है. देख रहे हो, मैंने बोला ना ये दिल वाला कनेक्शन है, वाईफाई वाईफाई वाला कनेक्शन नहीं है हमारा. चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हमने लास्ट टाइम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा. आई होप आपने होमवर्क क्वेश्चंस कर लिए होंगे एंड आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को रिविजन जरूर किया होगा, है ना? आने से पहले रिविजन करके आए, बस 10-15 मिनट पहले तुमको रिविजन करना था. तो आई होप वो सभी ने कर लिया होगा. हाय 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 हाय. चलो भाई, बहुत हाई ले ली, बहुत हाई दे दी. इससे ज्यादा अगर हो गया तो बेटा जो थोड़ी बहुत जिंदगी चल रही है वो भी अपनी खराब हो जाएगी. लेट्स स्टॉप दिस हाई एक्सचेंजिंग हाई को बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? चलो मैं फोन रख देती हूँ, नहीं तो मेरा हाथ दर्द होने लगता है यार. ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम जानेंगे. ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा था, ठीक है? बात क्या चल रही है, पूरी कहानी क्या चल रही है? एक कहानी है, पूरी कहानी में हो क्या रहा था मैम? इस पूरी कहानी में बस यही दिमाग घुमा के फिरा के लगा के बस यही बताया जा रहा है पूरे में कि लाइट जो है वो वेव है या नहीं है. भाई सब लोग लगे पड़े लाइट वेव है, वेव नेचर कुछ कुछ ऑफकोर्स कुछ नेचर शो करती है वेव का. कुछ कह रहे हैं लाइट वेव नहीं है, और ये कौन कंफर्म प्रूव करेगा? कहां से ये बातें आएंगी, इस पे भी हम आएंगे. तो डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पूरी कहानी चल रही है. यहां से एक टर्म आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट, बहुत ही बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंट. एच हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था. इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट पास करी और एक मेटल की शीट रख दी. ठीक है, पूरा एक क्लोज्ड वेसल वगैरह सब बनाया, एक मेटल की शीट रखी, उससे लाइट को पास किया. ठीक है, जब इस लाइट को पास किया इस मेटल से तो कुछ ऑब्जर्व हुआ. इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल के आने लगे. मतलब लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑफ कोर्स, है ना? ऐसे ये मेटल की शीट है, ये लाइट है, ये शीट है, ये लाइट है. ठीक है, ये लाइट आ रही है आ रही है आ रही है, और इससे खुद खुद के इलेक्ट्रॉन बाहर आता जा रहा है, खुद खुद के इलेक्ट्रॉन बाहर आता जा रहा है. जैसे ही भाई लाइट गिर रही है, खुद खुद के इलेक्ट्रॉन बाहर आता जा रहा है. ये कहानी क्यों हुई होगी? अच्छा, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एनर्जी ही ले सकता है, स्पेसिफिक एनर्जी दे सकता है, अगर आपको याद हो. कुछ ही टाइप की, कुछ ही
सोर्स तक एनर्जी वो गेन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। यस मैम। तो फिलहाल हम रीड करते हैं क्या लिखा है, यही चीज। एच हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, या जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हो पार्टिकल को, were ejected when certain metals were exposed to a beam of light। कौन सा मेटल मैम, कोई भी मेटल, जैसे कि पोटेशियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, रुबीडियम हो सकता है, सीशियम हो सकता है, ठीक है। कोई एक मेटल की एक शीट रख दी है, प्लेट रख दी है, रॉड रख दी है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसे ही नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट की प्रेजेंस में ये कोई इफेक्ट देखा जा रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, ठीक है, और कुछ सर्टेन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। लाइट में कुछ एनर्जी होगी, यस मैम, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। ऐसे लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है, शीट पे टकराई, शीट से इलेक्ट्रॉन कूद कूद के हमारे भाई बाहर निकल के आने लगे। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका नाम दिया गया इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो जैसे एक बीम ऑफ लाइट हमने डाली, तो यहाँ से कुछ कुछ पार्टिकल बोल लो, अभी तो खैर इलेक्ट्रॉन बोलो डायरेक्ट, इलेक्ट्रॉन जो है वो कूद कूद के भाई बाहर आते जा रहे हैं। तो ये पूरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वापस से, एक बीम ऑफ लाइट है, मेटल, अब मेटल की शीट है, मेटल की प्लेट है, तो उसमें मेटल बैठे होंगे, मेटल बैठे हैं, मान लो ये मेटल है, ये मेटल है ना, इस तरीके से मेटल है ना। लेट्स से मैंने मेटल की रॉड बोली या मेटल की प्लेट बोली, तो उसमें इस तरीके से मेटल बैठे हुए हैं। इन सारे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ऐसे लाइट आ रही है, इन पे पड़ रही है, जैसे ही लाइट इससे टकराई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। जैसे ही लाइट इससे टकराई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। तो इसे आपने बोला, इस इफेक्ट को स्पेसिफिकली नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम क्या दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चलो परफेक्ट परफेक्ट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई, और भी चीजें देखी गई कि इसमें और क्या क्या है, ये आखिर हो कैसे रहा है, ये चीजें और क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है, कोई और चीजें हो सकती है, तो ये पता लगाने के लिए कुछ ऑब्जर्व किया गया। क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, ध्यान समझना। इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface। मतलब ये आई बीम ऑफ लाइट, टकराई, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन दिस। ऐसा नहीं हो रहा कि बीम ऑफ लाइट आ रही है, टकराई, फिर 2 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, नहीं, इंस्टेंट ये काम हो रहा है, तुरंत एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, इंस्टेंटली एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। लाइट आ रही है ना, अब लाइट वेव के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में, सोचो ना, कुछ तो है जो इससे टकराया, और इससे टकराया तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया, समझ रहे हो तुम, कुछ तो है जो इससे टकराया, ये टकराया तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसने कुछ तो एनर्जी को गेन कर लिया होगा, है ना, इससे टकराने पे इस पे कोई एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रॉन पे कोई आत्मा आ गई कह लो, और बाहर निकल के आ गया, है ना। तो ये कहानी हुई यहाँ पे। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, बोले देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द कंप्लीट थिंग, जो हुआ यहाँ पे कोई टाइम का डिफरेंस नहीं आया। जैसे ही लाइट मेटल की शीट से टकराई है, उस मेटल पे टकराई है, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। वापस से, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल surface as soon as the beam of light strikes the surface। there is no time lag between striking of light and the ejection of electrons from the metal surface। कोई टाइम लैग नहीं था, जैसे ही ये टकराई तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखी गई कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ये लाइट की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहे हैं। हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट को पास किया, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर ज्यादा निकले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। हमने इंटेंसिटी कम करी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो ज्यादा इंटेंसिटी से जब आप ज्यादा इंटेंसिटी से क्या कर रहे हो, लाइट को भेज रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। अब पहले आपको मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ एक चीज समझे, फिर हम इसको रीडिंग करें, है ना, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए। तो यार बहुत ध्यान समझना, आपको एक बहुत प्यारे से एग्जाम्पल समझाती हूँ। एक बॉल है, ठीक है, लेट्स से शटल कॉक है, चलो शटल कॉक है, ठीक है, या चलो बॉल का एग्जांपल लो, कुछ भी, बॉल है, पेड़ पे फंस गई तुम्हारी, ठीक है, एक बॉल थी, लेट्स से एक फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कोई बॉल है, पेड़ पे फंस गई, पेड़ की टहनियों से, ठीक है। तो आप इसे निकालना चाहते हो, आप कैसे निकालोगे? अब आपने बोला हम पत्थर फेंक के निकाल सकते हैं, लेट्स से आपके पास पत्थर है हाथ में, आपने बोला हम पत्थर फेंक के निकाल सकते हैं। अब पत्थर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर हो सकता है बड़े बड़े रॉक्स हो, है ना। अब मुझे पता आप बोलोगे तुरंत बड़ा वाला पत्थर फेंक के निकाल लेंगे, लेकिन आप कुछ चीजों को समझो। मैंने बोला कि आपने छोटे छोटे पत्थर उठाए, मतलब आपने लेस फ्रीक्वेंसी वाले, आप समझो वो बॉल क्या है हमारे लिए, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो बॉल हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉन है, और जो पत्थर आपने उठाए वो क्या है, वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आपने छोटे पत्थर को उठाया और आपने उस पर मारा। अब
यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों मैं समझा रही हूँ, क्योंकि बात ये नहीं है कि बॉल की एनर्जी क्या है, बात है वो जो पत्थर आप उठा रहे हो उसकी एनर्जी कितनी है। ये कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे घुमाया जाएगा, तो मैं चाहती हूँ पहले इसको समझे फिर हम इसको रीड करें। इस पे डिपेंड ही नहीं करता वो बॉल का जो एनर्जी वो, हाँ बॉल भी सर्टेन एनर्जी है, मतलब आप भारी बॉल है हल्की बॉल है डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मैंने बोला नहीं बॉल का मास तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको इस पत्थर को लेके फेंकना है और बॉल को नीचे गिराना है, तो वो पत्थर की फ्रीक्वेंसी, पत्थर की एनर्जी पे भी तो डिपेंड करेगा, पत्थर के पास भी तो कुछ एनर्जी होगी स्पेसिफिक। ये क्यों मैंने आपको समझाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, क्योंकि बात कही जा रही थी कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पेसिफिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पेसिफिक एनर्जी है, तो जैसे ये बीम ऑफ लाइट टकरा रही है तो इलेक्ट्रॉन कूद के भाई हमारे बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है मैम। तो अगर मैं आपसे बोल रही हूँ, तो उस टाइम पे ये बात चल रही थी इलेक्ट्रॉन की ना कुछ स्पेसिफिक एनर्जी है, जो बोहर एटॉमिक मॉडल में आपको समझाया जाएगा कि उनकी एक क्वांटाइज्ड कंडीशन है, ठीक है। तो वो मतलब बात चल रही है कि यार इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी कोई एनर्जी है, तो उस पर बीम ऑफ लाइट आ रही है तो इलेक्ट्रॉन बाहर कूद रहा है। लेकिन हम एक और बात भी तो बोल रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, लाइट की इंटेंसिटी को हमने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकल के आने लगे, है ना। तो इन शॉर्ट अगर आप, मैं आपसे बोलूं अच्छा फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, मान लो मैंने बोला ये फ्रीक्वेंसी है जो आपका छोटा वाला पत्थर है, आपने उसको उठाया मारा, नहीं गिर रही बॉल, नहीं गिर रही। अब आप एक बात सोचो, 10 बच्चे खड़े हो जाएं एक साथ और बड़े पत्थर है ही नहीं, सिर्फ छोटे पत्थर है, सबने एक एक छोटा छोटा पत्थर उठाया और कॉन्स्टेंटली उस पर मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, एक टाइम के बाद वो बॉल गिर जाएगी, यस और नो? यस, क्योंकि जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ये पूरी कहानी जो ये जो बॉल थी, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये बाहर आ गया। मतलब ये कहीं ना कहीं सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन की चीजों पे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, लाइट के पास भी कोई ऐसे पार्टिकल है जो उससे टकरा रहा है और इसको नीचे गिरा रहा है। ये पूरी बात समझानी थी मुझे कि अगर आप बोल रहे हो कि लाइट एक वेव के फॉर्म में, वेव आ रही है, इससे टकरा रही है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो ये भी तो हो सकता है ना ये वेव जो है, ये जो लाइट है, ये वेव के फॉर्म में नहीं, ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होगी, जो हम, खैर मैं आपको हिंट 3 क्लास पहले से देती जा रही हूँ, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना, जो अभी आगे चल के आप पढ़ोगे, क्वांटम जिसे आप बोल रहे हो स्टार्टिंग में, है ना। तो ये क्वांटाइज्ड कंडीशन लाइट में भी तो हो सकती है, हो सकता है कंडीशन लाइट क्यों, लाइट क्वांटाइज्ड हो और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो जाके टकरा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, फिर आप ताकि रीड करो तो आपको पता हो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन आके सारी बातें करने वाले हैं जो आपने अभी भी मेरे मुंह से सुनी। नाउ फिलहाल पहली चीज तो हम समझ गए, देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है, जैसे ही लाइट टकरा रही है इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है इसके बीच में। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, जो मैंने आपको बोला, जितनी तेज इंटेंसिटी से लाइट आ रही है उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन बॉल नीचे गिर रही है। अब हमें ये एग्जांपल याद रखना है, बॉल नीचे उतनी जल्दी गिर रही है जितनी तेजी से ये अब तुमने पत्थर बड़ा वाला उठा लिया और मार दिया, एक बार में बॉल नीचे आ गई। तो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हर एक मेटल है, हर एक मेटल के अपने अपने अलग अलग एलिमेंट्स है, वो मेटल मिलके बना होगा। मैंने बोला आयरन का मेटल रॉड है, लिथियम का है, पोटेशियम का है, तो सबके पास अपने अलग अलग मेटल्स होते हैं, यस मैम। तो हर एक मेटल जो है उनके पास अपने कैरेक्टराइज्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैंने आपको बोला, हो सकता है छोटी बॉल हो सकता है बड़ी बॉल हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने नहीं निकल रहे हैं, हर एक मेटल की अपनी कहानी होती है। तो वो बोल रहे हैं हर एक मेटल के लिए कैरेक्टराइज्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल समझाती हूँ, मैंने आपसे बोला यार बॉल ना, अब तुम पूरा उसी से रिलेट करो, ये पत्थर उठा के जब मैं मार रहा हूँ ना यार, ये बॉल जल्दी नीचे नहीं आ रही, लेकिन ऐसे 10 पत्थर उठा के मारूंगा तो बॉल नीचे आ रही है। मतलब वो कम से कम 10 पत्थर की एनर्जी चाहिए उस बॉल को। 11वां फेंक दोगे कोई दिक्कत नहीं, तब भी बाहर आ जाएगी वो बॉल। 12वां पत्थर फेंकोगे तब भी वो बॉल आएगी। मतलब कम से कम मिनिमम जो पत्थर की रिक्वायरमेंट है वो है कम से कम 10 पत्थर हमें फेंकने पड़ेंगे। तो वो बोल क्या रहे हैं, समझना कॉन्सेप्ट क्या है, कि आप बोल रहे हो कि बीम ऑफ लाइट आ रही है, मेटल पे टकरा रही है और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं हर एक के पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, ये नहीं आप एक ही पत्थर मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो। मैंने बोला ना 10 लोग खड़े, 10 ने पत्थर मारा तो बॉल नीचे आ गई। अब लेट्स से कोई 11वां इंसान भी आ गया और बॉल वही थी, 11 बोल रहे हम भी मारेंगे पत्थर, 11 लोगों ने पत्थर मारी तो भी बॉल नीचे आएगी। लेट्स से 20 लोग आ गए, उन्होंने कहा हम वही साइज के पत्थर 20 लोग मारेंगे तो भी बॉल नीचे आ जाएगी, जल्दी नीचे आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड क्या कर रहा है, ये यही बोल रहे हैं, बोले फ्रीक्वेंसी को समझिए आप, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही नहीं कि आप सोचो कोई भी इंटेंसिटी से लाइट, कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट भेज रहे हो और हर फ्रीक्वेंसी की लाइट से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से निकल के इतनी इंटेंसिटी से इतनी तेजी से बाहर आएगा। तो बोला गया नहीं, एक
एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम मतलब कम से कम तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा। और वो जो मिनिमम एनर्जी होती है ना बेटा, उसका नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये टर्म याद रखना, आपको क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स, उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट सुनना है, ठीक है। तो याद रखना, इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी ही है। फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, हमने समझा हुआ है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड, है ना, ऐसे कुछ पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी भी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी ही है, पर ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तुम सोच रहे हो तुम ऐसे मारते जाओ छोटे छोटे पत्थर, और छोटा पत्थर ले आके मैम मारते हम, नहीं ऐसा नहीं होता। कम से कम इतने साइज के पत्थर होने चाहिए यार, देखो तो ऐसी बातें हैं ये। तो फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल के लिए अपनी होती है, और इसे ही आप डिनोट करते हो म्यू नॉट से, इसे ही आप डिनोट करते हो म्यू नॉट से, ऐसे म्यू नॉट, ठीक है, जिसे आप बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो होनी चाहिए एक पार्टिकल के पास, ताकि वो उस पे इलेक्ट्रॉन पे टकरा के उसको बाहर निकाल पाए, या मेटल पे टकरा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। विच बिलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हें देखने से नहीं मिलेगा। तुम सोच रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वापस से क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक लाइट आ रही है, टकरा रही है मेटल से, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। कोई भी लाइट आके टकरा के मेटल निकाल ले जाएगा क्या भाई? ऐसे ही कुछ भी नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए कह लो, है ना, कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तब जाके ये कहानी होगी। जैसे आपको 12th में जो मैंने बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ोगे आप वहां पे, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर आएगा। और उससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर आप लाइट भेज रहे हो तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, देन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। विच मीन्स एट फ्रीक्वेंसी म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, मैंने बोला म्यू एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, तो म्यू को बड़ा होना चाहिए म्यू नॉट से, या म्यू को बराबर होना चाहिए म्यू नॉट के। म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तब इलेक्ट्रॉन बाहर कूद पाएगा, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन बाहर कूद के बोलो कि इलेक्ट्रॉन तब बाहर कूद पाएगा, ठीक है, यस मैम। तो हम बोलेंगे बराबर है तो भी, अच्छा बराबर है तो क्या होगा? तो फिर इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा, ऐसे उड़ के बाहर नहीं जाएगा, जस्ट बाहर निकलेगा, है ना। तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसे आप बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने आपको बोला, हर एक इलेक्ट्रॉन जो कूद के आ रहा है उसकी खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी है। आपने लेट्स से, मैंने आपसे बोला, आपने बड़ा सा पत्थर लिया, तेज से फेंक के मारा, बहुत तेज से बॉल नीचे आ गई, उसकी खुद का कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गई ना, वो मोशन में आ गई, ठीक है। छोटा पत्थर लिया, छोटे पत्थर से मारा तब भी गिरी, तो शायद धीरे बॉल गिरी हो। तो भाई बताने का तरीका है कि भाई उसके बाद उसके पास क्या होता है, वो जो एनर्जी वो एक्सचेंज होती है, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही एनर्जी से वो बाहर निकल के आता है। जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स की, जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स increases with the increase of frequency of the light used, जैसे जैसे आप जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि अगर आपने म्यू की वैल्यू बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ और किसी चीज की नहीं। और ऐसे ही इंटेंसिटी के साथ भी डिपेंड कर रहा था, इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। ये चीज याद रखता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे, ये नहीं करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, ठीक है, और इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। चलो भाई, पहले मेरे बच्चे बताएंगे क्या उन्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, जल्दी से इन द चैट बॉक्स। थर्ड वाला पॉइंट मैम एक बार रिपीट कर दो। थर्ड वाला पॉइंट, हर एक मेटल के लिए बेटा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने बोला छोटी बॉल है तो 2 पत्थर से गिर जाएगी, बड़ी बॉल है 5 पत्थर से गिरेगी, है ना। तो हर एक मेटल के लिए उस एक स्पेसिफिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो कम से कम एनर्जी है जो आपको देनी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आए मेटल की सरफेस से, तो उसे आप बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी है जो कम से कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो टकराएगी, जब कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराएगी तब जाके इलेक्ट्रॉन उस मेटल की सरफेस को छोड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी अच्छे से समझ में आ गया? अभी अच्छे से क्लियर हुआ हमारे बच्चों को? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो क्या ये बात आप सभी को समझ में आई। पॉइंट नोट करना है? हाँ बेटा नोट कर लो,
नोट कर लो थोड़ा थोड़ा चीजें, जैसे मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ नोट के अपने तरीके बनाओ, नोट को तरीके से लिखो। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, लेट्स से मैं क्लास 11th में हूँ, मैं तुम्हारी क्लास बैठी हुई हूँ, तापुर मैम पढ़ा रही हैं, मेरे को बोला गया नोट्स बनाओ, तो मैं लेट्स से कोई भी एक पॉइंट बताओ, मैंने बोला पहला पॉइंट मैं कैसे लिखूंगी, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, तो मैं इसको लिखूंगी केवल देयर इज नो टाइम लैग, नो टाइम लैग बिटवीन, ये वाली लाइन है ना, नो टाइम लैग, नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस एंड दिस, तो इतनी सी लाइन से ये काम बन गया, पूरी लाइन नहीं लिखनी थी। ऐसे ही अगर मुझसे कोई बोले द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी लिख लिया, या आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जैसे आपने लिख लिया इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, नोट्स इस तरीके से होने चाहिए। तो नोट्स बनाने का एक तरीका होता है जो आपके खुद का होना चाहिए, हमेशा हमेशा नोट्स का तरीका खुद का बनाओ, कभी मत छापो, मैं 1000 बार बोलती हूँ कभी मत छापो जो यहाँ लिखा है, इसको अपने तरीके से लिखो, ताकि जब तुम 4 महीने बाद भी ये कॉपी खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा यहाँ पे ये हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो मैंने बहुत सारी कॉपीज अपनी हटा दी है ना, ऐसे बेच बेच दी है कि क्या करेंगे, बहुत सारी हो गई थी मेरे पास, बहुत सारी कॉपीज थी है ना मेरे पास, मतलब फर्स्ट क्लास की भी कॉपीज रखी रहती थी हमेशा से, तो अभी रिसेंटली पापा ने बोला कि नहीं ये सब हटाना पड़ेगा, तो वरना मैं आपको एक नोट्स दिखाती, मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका बताती हूँ। मैं पता है कैसे लिखती थी, लेट्स से मुझे लिखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो मैं लिखती थी इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसे हेडिंग लगाई, लेट्स से मैं इसमें ऐसे लिखती थी, इलेक्ट्रॉन पे लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आया, बाहर आया, मैं ये लिखती थी है ना। मेरे नोट्स बहुत अजीब होते थे, मेरे नोट्स हमेशा नोट्स ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ तुम्हें समझ में आए, लेकिन तुम्हें इतने अच्छे समझ में आए कि तुम जब पढ़ो तुम्हें पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पूरे दिमाग में आ जाएगा, अरे यार इसका तो ये एग्जांपल था, एग्जांपल के साथ लिखो जो तुम्हें समझ में आता है, और फिर बाद में पूरा इंग्लिश में लिखती थी स्टेटमेंट क्या है इसका। तो द थिंग इज, ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्लास में, अभी आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हो है ना, अभी सेकंड चैप्टर तक पहुंचे हो, मैं चाहती हूँ ये चीज, और मुझे पता है ये शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा एक टाइम के बाद करना कि हम नोट्स प्रॉपर बनाए, बट तुम बस मेरी इतनी सी बात मान लो, तुम किसी भी बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, जो भी चीजें तुम नोट्स अच्छे बना लो। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कि आपको चीजें समझ में आए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। दिमाग, साइंस इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, जब आप इस चीज को फील कर पाओगे अच्छा ये हो रहा होता है, अब रियलिटी में भी तो यही हो रहा है ना, पूरी रियलिटी में यही हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, इमेजिन करना है, उस तरीके से प्रेजेंट करना है अपनी कॉपी में, जब आप उसे प्रेजेंट करोगे अपनी कॉपी में आप खुद उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। तो भले, और नोट्स का मतलब कभी नहीं होता राइटिंग बहुत सुंदर है ना, ग्लिटर लगा दिया, सोने के वो सोने कह रही हूँ, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टोन्स वगैरह लगा दिए कि यार अच्छा होना चाहिए, फिर कवर चढ़ा, नहीं भाई मत करो, भले ही मत करो, एक रफ कॉपी उठा लो, मैं तो हमेशा ब्लैक रफ कॉपी को यूज करती थी है ना, या कभी कभी अगर लगता है जैसे मैथ्स में तो ब्लैक रफ कॉपी हो गई, या कभी किसी में भी, बस आपके नोट्स अच्छे होने चाहिए का मतलब आपको समझ में आनी चाहिए ये हुआ था उस टाइम पे उस कॉन्सेप्ट पे, टीचर ने हमको ऐसे समझाया है। तो इन शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा ध्यान देके बनाया करो हमेशा, ठीक है। चलो भाई फिलहाल ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई, हाँ चलो, बट इसको ऐसे लिख के नहीं आना। अच्छा ये भी एस मोमेंट हो रहा है क्या कुछ बच्चों के साथ, ये एस मोमेंट हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, ये एस मोमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट, चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई सबको क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से, ये वाली बात सबको क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट सब कुछ ही समझा दूं। इलेक्ट्रॉन्स पे लाइट आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में कुछ वाइब्रेशन हुआ, लेट्स से ऐसा कुछ हुआ, इलेक्ट्रॉन में लाइट आके टकराई, मेटल की सरफेस थी, मेटल की सरफेस पे मेटल बैठे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ जाएगा, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड पॉइंट, जितनी इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट, जैसे रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ा दी, बहुत ब्राइट रेड कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल के आ रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ईच मेटल जो वहां पे प्रेजेंट है हर एक की अपने पास कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, और कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें देनी है ताकि आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाओ है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया, उसे ही आप बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसके बाद वो बढ़ती है धीरे धीरे, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाओगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजने लगोगे, यानी कि पर सेकंड आप ज्यादा लाइट भेज रहे हो लेट्स से, है ना, तो उसे आप बोलते हो कि उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन तेजी से कूद के बाहर आएगा, यानी कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से कूद के बाहर आएगा। चलो भाई सारे पॉइंट्स रिवाइज करवा दिए, आगे बढ़ते हैं। अब टोटल एनर्जी हो गया ना, ये सारे पॉइंट्स हो गए, अब हटा दूं फोन,
और हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है? चल परफेक्ट परफेक्ट। मैम नोट्स पर एक वीडियो बना दो, चलो डन यार, आशी ने कहा है नोट्स पे एक वीडियो बना दो, बना देंगे नोट्स पे एक वीडियो। तुमको नोट्स पे एक वीडियो चाहिए तो नोट्स पे एक वीडियो मिल जाएगी तुमको बहुत जल्दी, ठीक है। फिलहाल अब हम आते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बड़ी प्यारी सी इक्वेशन है, ठीक है। अब आइंस्टाइन जी आए, आइंस्टाइन बाबा हम इनको कहते हैं, आइंस्टाइन बाबा जी आ गए। इन्होंने बोला, देखो ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उनको, परखे हुए फिजिसिस्ट हैं। कौन इनके बारे में तो क्या ही बोले, एल्बर्ट आइंस्टाइन की हम बात कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी आए। अब इनके दिमाग में तो चल रहा है कि यार बड़ी कंफ्यूजन है, क्या कर रहे हैं ये पूरी दुनिया के लोग। कह रहे हैं लाइट जो है वो वेव है, वेव की कुछ प्रॉपर्टी भी लाइट दिखा रही है, पर फिर लाइट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखा रही है। मतलब लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो रहा है, ये वेव के फॉर्म में, इससे क्या ऐसा टकरा रहा है, वेव जाके टकरा रही है। और वेव की इंटेंसिटी, वेव की चीजें, वेव का कुछ क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी हो रही है, ठीक है, बट ये टकरा के इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकाल दे रही है, मतलब थोड़ी सी अचंबा वाली बात है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन बाबा जी आए, इन्होंने कहा यार बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, तो कुछ बात ही अलग चल रही है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये पूरी कहानी को कंक्लूड किया, यू कैन से, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन, अब ये क्या है, टर्म ही दे दिया इन्होंने, बोला ना ना ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। भाई तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन पे जाके लाइट टकरा रही है, तो तुम्हारा कहना है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, नहीं, लाइट के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना जिसके अंदर कुछ खुद की एनर्जी, और वो जाके टकरा रहा है, और उतनी फ्रीक्वेंसी उतनी इंटेंसिटी से जब वो टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। मतलब लाइट में भी पार्टिकल नेचर है, और इन्होंने नाम दिया फोटोन। जो अभी तक आप क्वांटम समझ रहे थे, क्वांटा बोल रहे थे, इन्होंने बोला फोटोन। फोटोन है क्या बेटा, पार्टिकल ऑफ लाइट है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के नाम से जैसे आप बोलते हो कि लाइट दरअसल आपके हिसाब से ऐसे आ रही है, पर लाइट ऐसे आ रही थी, लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ये है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, नाम दे दिया फोटोन। फोटोन पार्टिकल है भाई, लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है, नाम दिया फोटोन, ठीक है भाई। द टोटल एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन, जो टोटल एनर्जी है इस आने वाले फोटोन के अंदर, मस्ट बी इक्वल टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। वो कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। मैम अब हमें कंफ्यूजन ही नहीं है, हमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है, हमें पता था वो पत्थर कोई वेव थोड़ी था, पत्थर एक पार्टिकल है, और उसमें कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस बॉल को बाहर गिरा पाए। वैसे ही बेटा अगर ये पत्थर को मैं बोल दूं कि ये एक फोटोन है, तो उसके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर गिरा पाए। बस यही लिखा है, रीड करो, और दोबारा रीड मत करवाना, ध्यान से पढ़ो। देखो, द टोटल एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन, जो एनर्जी है आने वाले फोटोन के पास, जो लाइट को हम बोल रहे हैं, वो कम से कम इक्वल होनी चाहिए, कम से कम, अब बड़ा पत्थर उठाओगे तो और अच्छी बात है ना, इक्वल होना चाहिए टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, जो आपको रिक्वायरमेंट है ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर गिर जाए, ठीक है। जैसे आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला था, ठीक है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला था। और इस एनर्जी का स्पेसिफिकली एक साइन होता है बेटा, ऐसे म्यू करके, है ना, ओ बार नॉट करके, है ना, ऐसे करके एक साइन होता है। इस नॉट का मतलब पहले तो समझो, ये नॉट जो होता है किसके बराबर होता है, ये जो नॉट लगा है इसको आप वर्क फंक्शन भी बोलते हो, ये एच म्यू नॉट के बराबर है। मैम वापस से, अब तो कंफ्यूज हो गए हम, नहीं हो गए तुम, सुनो, ये क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, एच क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। तो जब आप इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो इसे आप बोलते हो कि ये वर्क फंक्शन बन गया, ठीक है, इसे आप वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हो। तो यार बात बड़ी सिंपल है, वो बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं हर एक फोटोन है, वो फोटोन आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इससे टकरा रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, यस मैम। जो टोटल एनर्जी है इस आने वाले फोटोन के अंदर, वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, कम से कम, जैसे कि या तो इक्वल मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, और उसे इन्होंने नाम दे दिया वर्क फंक्शन से। इन्होंने बोला कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो जैसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हो ना, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई कर दो प्लैंक कांस्टेंट से, तो यहाँ से एक म्यू करके, म्यू कह रही हूँ, लैम्डा करके एक वैल्यू आती है, जैसे आप क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलो, ठीक है, और प्लस जो भी काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, उसके बराबर है ये टोटल एनर्जी। नहीं समझ में आया मैम, अभी भी नहीं आया, फिर से समझो। टोटल एनर्जी होता क्या है, अगर आप पढ़ा हो आपने, मैम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये पढ़ के आए टोटल एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला, यस मैम। तो वो बोल रहे हैं टोटल एनर्जी यहाँ कितनी है, एक एनर्जी तो ये है जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन आ रहा है, जो फोटोन आ रहा है, उस फोटोन
एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम इन्होंने क्या दिया, उस एनर्जी को इन्होंने बोला वर्क फंक्शन से डिनोट करेंगे। मतलब उसमें प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत है ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ पाए, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी, जो इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ रहा है, हाफ mv स्क्वायर, उसकी कोई एनर्जी होगी तो उसे आपने काइनेटिक एनर्जी बोला, और वहां से एक फॉर्मूला आता है ये वाला, E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन को आप क्या बोलते हो, एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और एनर्जी यानी कि h इंटू म्यू, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसे आपने बोल दिया, या आप जनरली भी बोल सकते हो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। नाउ इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन इज द मिनिमम, अब पढ़ लो अगर नहीं आया हो तो सुनो, वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है बेटा जिसको रिक्वायरमेंट है ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाए। जैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वैसे ही मिनिमम एनर्जी है वर्क फंक्शन। मैम एक बार और, वर्क फंक्शन क्या है, एक मिनिमम एनर्जी है जो अगर लगेगी जाके उस मेटल की सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा, और ये वर्क फंक्शन वही थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है, बस उसको प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल लैटिस, मतलब कुछ नहीं, वही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये ताकत चाहिए होती है, ठीक है। Now, this energy is specific to each material and is directly related to the threshold frequency of light required to initiate the photoelectric effect. सब कुछ मैम ने आपको बता दिया, कम से कम इतनी एनर्जी होगी तभी जाके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, ये इस पूरी स्लाइड का मीनिंग था। तो मेरे ख्याल से आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन भी हमें समझ में आ गई होगी। ये आइंस्टाइन जी की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, और यहां से इन्होंने ये प्रूव किया कि जो हम लाइट की बात कर रहे हैं उसके अंदर पार्टिकल नेचर प्रेजेंट है, पार्टिकल के नेचर है, पार्टिकल वाला नेचर है उसके अंदर, तभी ये पूरी कहानी हो रही है, क्योंकि उस पार्टिकल की खुद की कोई एनर्जी है जो जाके टकरा रही है। इन्होंने इस चीज को स्पेक्ट्रम से भी समझाया। तो खैर कल आप एक टर्म समझ रहे थे, बार बार सुन रहे थे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, या आप बोलो मिनिमम एनर्जी, या आप बोल रहे थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये टर्म आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक और टर्म बार बार सुन रहे थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या जिसका नाम था केवल स्पेक्ट्रम, ठीक है। उस पे आ जाए, उस पे आ जाए, उस पे आ जाए। यार मैम शॉर्ट पे ही लिख दो आप पूरा, क्या बात है, लेकिन स्टार्टिंग में शॉर्ट में नहीं लिख सकते। जब तुम्हारा रिवीजन होगा ना, जब तुम निर्भय में आओगे तो निर्भय में तुमको इसी का शॉर्ट वर्जन समझाया जाएगा, लेकिन अभी से शॉर्ट वर्जन नहीं कर सकते, ना ही तो अभी से हम शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे बना सकते हैं, वो आपका ही काम है, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स कर दूंगी ना तो तुम्हें कॉन्सेप्ट को उतने फील करवा के मैं नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि जब लाइंस रीड करते हो ना, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, दीज आर कंप्लीटली एनसीईआरटी की लाइंस, और जब आप लाइंस रीड करते हो ना और आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एक ही चीज को 4 बार लिखा जाएगा, तब आपको वो चीज दिमाग में बैठेगी। तो केमिस्ट्री पढ़ाने का मेरा तरीका हमेशा से ये रहता है कि भले ही मैं एंड मोमेंट में मैं तुमको इतने शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगी, 5-5 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, पर अभी नहीं। अगर अभी वो तरीका अपनाओगे ना तो वो एंड मोमेंट में तुम्हें मजा नहीं आएगी, तुम्हें तब उस टाइम पे लगेगा अरे ये तो ऐसे ही तो पढ़ा था, क्योंकि तुम्हें डेप्थ में वो चीज ही नहीं पता होगी। तो अभी के लिए एनसीईआरटी रीडिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप क्लास में ही करते जाओ। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, आई डोंट नो मतलब कब, अभी कुछ किसी का या तो इंस्टा पे मैसेज आया था, किसी वीडियो पे लिखा हुआ था कि मैम हम आपसे पढ़ रहे हैं पर हमें ये नहीं पता हमें आपकी क्लास के बाद एनसीईआरटी रीड करना है या नहीं। तो आंसर इज नहीं बेटा, आपको एनसीईआरटी रीड नहीं करना है, लेकिन कुछ शायद कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं आपको बोल दूं कि बेटा ये मैंने समझा दिया, सब हो गया, जाके एक बार रीड कर लेना, तब आप करना। जब तक मैं नहीं बोल रही हूँ तब तक आपको कोई एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है, क्योंकि मैं मैक्सिमम मेजॉरिटी चीजें यहाँ पे उठा के ले आती हूँ जिससे कि आपको दिक्कतें ना हो। तो कोई एनसीईआरटी तुम्हें रीड नहीं करना है, तुम्हें पता है यार, मतलब मिस एक्सेप्शन की क्लास में क्या होना है 1001वीं बार में तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हें इसी क्लास में सब कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना है, मतलब समझना है, इसी क्लास में तुम्हें रिविजन भी करना है, इसी क्लास में तुमको नोट्स भी बनाना है, इसी क्लास में तुमको क्वेश्चंस भी लगाने हैं, इसी क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो समझना है, इसी क्लास में तुमको याद भी करना है, और इसी क्लास में तुमको रीडिंग भी करनी है। मैम सब कुछ आपको केमिस्ट्री में फुल ऑन पैकेज है ये तुम्हारा केमिस्ट्री का, तुम्हें इसके बाद नहीं पढ़ना है, कोई एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करनी है। सारी आप अगर एनसीईआरटी खोल के बैठोगे आप ये सारी लाइंस देख लोगे, सारी लाइंस एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है। और जहां पे मुझे लगता है ट्विस्ट करने की जरूरत है वहां पे लाइंस को घुमा के भी लिखा हुआ है, ठीक है। हर चीज है, तो तुम्हें बाद में नहीं पढ़ना है ये सब, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से हमें एक्सप्रेशन याद हो गया होगा वापस से। मैम अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ये थी कि जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय प्लैंक कांस्टेंट, प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, तो h म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब जो भी h इंटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर। तो आई होप ये इक्वेशन आपको याद हो गई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम ये होता क्या है तो थोड़ा सा समझते हैं भाई। इतनी फिजिक्स पढ़ ली कि दिमाग का एकदम दही कर डाला है इन लोगों ने।
तो इस फिजिक्स को थोड़ा सा और समझते हैं। अब एक बड़ी प्यारी सी चीज है, ठीक है, देखना, मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें कोई भी गैस फिल कर दी, ठीक है, कोई भी गैस फिल कर दी, ठीक है भाई, ठीक है मैम, मैं तो टूट गया मैम, मैं तो टूट गया केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के, कोई बात नहीं, इसमें एक ही 2 दिन के ये कॉन्सेप्ट है, उसके बाद तुमको और सर दर्द नहीं होगा, उसके बाद तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है, थोड़े ही दिन फिजिक्स तुमको इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो मेरे को ये बहुत बोरिंग लगता था उस टाइम पे जब मैं क्लास में थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये फिजिक्स क्यों है यार, क्यों है ये फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना हम फिजिक्स में, यहाँ क्यों आके डाल दी गई पूरी फिजिक्स। पर ठीक है, ये आज का ही, आई गेस आज और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत और रहेगा, बस उसके बाद आपको पूरी केमिस्ट्री में वापस आ जाना है, ठीक है। कुछ बच्चे ये तो नहीं कह रहे, नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, केमिस्ट्री जब आएगी मैम तब बुरा लगेगा, फिर जाओगे अगर ऐसी बातें करोगे, समझे, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। चलो, तो मैंने इसमें कोई बीम ऑफ लाइट पास करी, मैंने इससे कोई लाइट पास करी, ठीक है, ठीक है मैम, और इससे लाइट पास करी, आगे लगा दिया प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है, ऐसे करके 3D लग रही है इमेज तुमको, समोसा तो नहीं लग रहा है, 3D इमेज है ना, एकदम 3D वाली इमेज फील आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इससे टकराएगा, ठीक है, ठीक है, इससे टकराने के बाद कुछ बीम ऑफ लाइट नजर आएगी, ठीक है, ये कुछ लाइट नजर आई, यहाँ पे हमने एक सरफेस, यहाँ पे हमने कोई एक शीट रख दी, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई एक शीट रख दी, इससे जाके ये टकराई, इससे जाके ये टकराई, ये टकराई तो यहाँ पे कुछ कलर देखने को मिला, जैसे वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मेहनत देख रहे हो तुम अपनी मैम की, हाँ। ठीक है, तो हमें इस तरीके का कोई बैंड ऑफ लाइट ऑब्टेन हुई, और इसे ही आप बोलते हो स्पेक्ट्रम, है ना, इसे आप बोलते हो स्पेक्ट्रम, कोई बड़ी बात नहीं है। बात क्या थी, यहां पे हमने गैस उठाई हुई थी, है ना, हमने कोई सर्टेन गैस उठाई हुई थी बेटा, हमने कोई सर्टेन गैस उठाई हुई थी। अब इसमें एक मजेदार बात समझना, एक बहुत प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी, बेहतरीन सी, खूबसूरत सी बात क्या है, मैम इसी को करने जा रही है डुप्लीकेट। अब सुनना, रुको, इसी को मैंने किया डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ठीक है, इसको हम उठा के ले आए यहाँ पे, ठीक है, मैंने ना इस लाइट का कलर बदल दिया, मैंने बोला मुझे इस कलर की लाइट नहीं है, कलर मतलब सॉरी लाइट मतलब गैस बदल दी, मैंने ये गैस बदल दिया, मैंने बोला मैं ना यहाँ पे कोई और गैस लेके जाऊंगी, ठीक है, लेट्स से ये गैस हाइड्रोजन की थी और ये गैस हीलियम की है, लेट्स से मान लेते ये गैस हीलियम की गैस है, ठीक है। चलो, अब मुझे क्या दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा, मुझे दिखा ऑरेंज और येलो कलर की लाइट नहीं दिख रही है, इंडिगो कलर नहीं दिख रहा है, बस इतना दिख रहा है, बस इतना दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वायलेट कलर, हर एक लाइट का, हर एक गैस का सॉरी अपना स्पेक्ट्रम है। अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, हम हैं, पूरी दुनिया है ना, 10 लड़कियों को उठा लो तो क्या 10 एक जैसी दिखती है, हाँ 7 एक जैसी दिख सकती है ना, इस दुनिया में 7 शक्लें एक जैसी हो सकती है, ज्यादा मजाक सूझ रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने बोला 10 लोगों को उठा लिया, सबके पास आंख है, नाक है, मुंह है, सबके पास बाल है ना, सब डिफरेंट दिख रहे हैं, हर एक का अपना तरीका है, हर एक का अपना प्रेजेंस है ना, है सबके पास दुनिया में आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ वाथ सब सबके पास है, लेकिन सब अलग तरीके से दिख रहे हैं, सबकी अपीयरेंस अलग है। तो भगवान ने बड़ा ही कहता है ना सोच समझ के लोगों को बनाया है ना, परख के बनाया, हर एक इंसान अलग दिख रहा है, देखो हर एक स्पीशी अलग दिख रही है। सिमिलरली हर एक गैस का अपना नेचर है, हर एक जो गैस है उसका अपना नेचर है। जब आप उससे बीम ऑफ लाइट पास कराते हो और उसे स्पेक्ट्रम से आप ऐसे उसे क्या कहते हैं प्रिज्म से पास कर देते हो, यहाँ पे मैंने प्रिज्म रखा हुआ है ऑफ कोर्स, ठीक है, प्रिज्म, ठीक है। तो अगर आपने इसको व्हाइट लाइट पास करी और फिर उस गैस से वो प्रिज्म से आपने स्ट्राइक करवाई, तो हर एक का अपना स्पेक्ट्रम भी बन के आ रहा है, किसी में सिर्फ वायलेट इंडिगो कलर दिख रहा है, किसी में ऑरेंज और रेड कलर, मतलब अलग अलग, खैर ये तो एक एग्जांपल, बट अलग अलग कलर दिख रहे हैं, तो इसे बोला जाता है स्पेक्ट्रम, और आप इसीलिए केमिस्ट्री में इसको पढ़ रहे हो, पहली चीज तो, ठीक है, तो इसे आप बोलते हो स्पेक्ट्रम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो ये चीज आया, कह रहे अरे यार पढ़ लो यार, क्या बातें हैं, कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अरे क्यों आएगा बेटा, क्यों आएगा, उसके लिए दिमाग होना चाहिए, हल्का तो दिमाग होना ही चाहिए ना, कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि हल्का तो दिमाग होना ही चाहिए ना खुद के पास। ऐसा थोड़ी है कि मैं जाके मछलियों को पढ़ाने लग जाऊं, बेटा तुमको पता है स्पेक्ट्रम क्या है, तो वो थोड़ी समझेंगी यार,
थोड़ा तो इंसान वाली हरकतें करनी पड़ेगी ना, थोड़ा तो दिमाग रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है तो पढ़ाई ही। रेडिएशंस निकल रही है, यस 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 यस। और आपने यहाँ पे ये जो पास किया ना, तो आप इसको हीट वीट कर रहे हो गया ना, हीट वीट कर दिया, कुछ एनर्जी दे दी, हीट कर दिया लेट्स से, है ना, हीट किया, किसी फॉर्म में आप एनर्जी दे रहे हो, किसी फॉर्म में आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, मतलब जैसे हीट के फॉर्म में एनर्जी दे दिया, या किसी फॉर्म में आपने इसको एनर्जी दे दी, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, कोई कह रहा है नींद आ रही है, तो बेटा वही बात है ना, क्यों क्यों जगते हो सुबह 4 बजे तक? हाँ, सुबह 4 बजे तक फोन चल रहा है, इंस्टाग्राम मस्त स्क्रोल, क्या बात है, क्या फोटो है, लाइक शेयर कमेंट भी कर ही देते हैं बैठ के, आएगी ना नींद, थोड़ा सा होशो आवाज में पढ़ना होता है। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ आएगा, अब इसको और रीड करते हैं और समझते हैं क्या लिखा है। नाउ द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस एमिटेड, अब देखो स्पेक्ट्रम ना 2 टाइप का होता है, पहले आप ये समझो, स्पेक्ट्रम हमारे पास 2 टाइप का होता है, जो स्पेक्ट्रम है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला स्पेक्ट्रम हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा स्पेक्ट्रम है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। खैर यहीं पे चाहो तो लिख लो, एमिशन भी फर्दर 2 टाइप का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस को ही आप बोलते हो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, क्रीट देख लेना, ई लगता है यानी, ठीक है, डिस्क्रीट, और इसी को आप बोलते हो लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। मैं एक और चीज आपको समझाना चाहती हूँ, एक और चीज, एक और चीज, मान लो ये एक एटम है बेटा, ये एक एटम है, हम एमिशन स्पेक्ट्रम समझ रहे हैं पहले, ठीक है। पहले मैं हेडिंग लगा देती हूँ एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम को समझना, हमने क्या किया, अब सोचो हुआ क्या होगा। ये पहली चीज तो कलर क्यों दिख रहा है, कोई दिमाग लगा रहा है, कोई ये लगा रहा है दिमाग, किसी को ये सोच के लग रहा है कि यार ये कलर कैसे निकल रहे होंगे, मतलब इससे हीट किया, इससे कुछ रेडिएशंस निकली, बात तो यही थी ना, एक तरीके से इसको हमने हीट किया, इससे कुछ रेडिएशंस निकली, कुछ रेडिएशंस बाहर निकली, और ये कलर देखने को मिले। ये कलर देखने को क्यों मिला होगा और ये कहानी क्यों ही होगी, तो समझो 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 समझो। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का या हीलियम का एक एटम हमने ले लिया, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, यस मैम। आप बोल रहे हो आपने इसको हीट किया, आप बोल रहे हो आपने इसको क्या किया, आपने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। आग लगा दूं यहाँ पे, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे हमने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही हमने, आग देख लो कितनी मस्त लगी उसमें, ठीक है, तुम्हारे जब तुम उसको देखते हो उससे भी ज्यादा आग लग गई है ना, उससे भी बहुत ज्यादा आग लग गई है। चलो बेटा, किसको देखते हो, पढ़ाई को देखते हो, और क्या तुम्हारे जिंदगी में और क्या होगा, है ना। तो फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं एटम की, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जैसे ही किसी फॉर्म में एनर्जी दी, हीट किया या किसी भी फॉर्म में एनर्जी दी, लाइट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दे दी, भाई यहाँ पे क्या हुआ, आप सोचो क्या हुआ होगा, आपने इसको एनर्जी दे दी, मैंने तुम्हें बैठा के 12th के कॉन्सेप्ट समझा दिए, तुम क्या करोगे, बड़ा एकदम शान से, अरे 12th तुम्हारे लेट से दीदी 12th में, मैंने तुम्हें 12th का कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया कि पता है बेटा 12th में ना ये कॉन्सेप्ट में ये होता है, अब तुम क्या करोगे, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहला काम होगा, दीदी क्या कर रही हो तुम, 12th में हो 12th जस्ट एन इजी क्लास, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दी, बिकॉज तुम्हें वो टॉपिक आता है तो तुम उछलोगे, कूदोगे और वहां जाओगे, फिर क्या है, दीदी एक फ्लाइंग कुछ ना कुछ आपको देंगी, जिसकी वजह से आपको वापस आके अपने रूम में बैठ जाना पड़ेगा और फिर पढ़ना पड़ेगा 11th की पढ़ाई, बस सेम कहानी होने वाली है, ठीक है। आपने इसको हीट दिया, आपने इसको किसी फॉर्म में एनर्जी दी, ठीक है, एनर्जी इसने एब्सॉर्ब करी, है ना, एनर्जी को गेन किया और कूद के ये बगल वाली शेल में चला गया, कूद के बगल वाली शेल में चला गया, यानी कि हाई एनर्जी वाली उसमें चला गया शेल में, ठीक है। हर एक शेल की अपनी एनर्जी होती है, आप आगे चल के भी ये चीज पढ़ोगे, हर एक शेल की अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप बाहर आ रहे होते हो शेल की एनर्जी बढ़ती चली जाती है, ठीक है, शेल की एनर्जी बाहर आते आते बढ़ती चली जाती है। तो जैसे ही इसने हुआ क्या, हुआ क्या हुआ, ये मैम की जो इलेक्ट्रॉन है उसने एब्सॉर्ब किया एनर्जी को, या कह लो गेन किया एनर्जी को,
एंड फिर उसके बाद वो खुद के हायर एनर्जी वाली शेल में चला गया, हायर एनर्जी की शेल में चला गया। ठीक है, अच्छा मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपको क्या लगता है बेटा वो कितनी देर रहेगा, कितनी देर रहेगा? लेट्स से तुम गए, मैंने तुम्हें 12th का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, दो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, चार कॉन्सेप्ट, पांच कॉन्सेप्ट, कितनी देर तक तुम वो नॉलेज ले पाओगे? एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि तुम्हें वापस से 11th के एग्जाम देने आने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं जाके 12th का ही दियोगे, 11th का एग्जाम छोड़ दोगे, है ना? ऐसा तो नहीं है। तो आज से ये बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसने कुछ स्पेसिफिक एनर्जी को गेन किया, एब्जॉर्ब किया, कूद के दूसरी शेल में चला गया। पर ये वहां ज्यादा देर तक थोड़ी रहेगा। पूरी दुनिया का हर एक इंसान अपने स्टेबल है किसमें? लोअर एनर्जी में, जहां पे वो रहना चाहता है। मैं तुम्हें उठा के तुमको बिल्डिंग के टॉप पे बैठा दूं, बोलो वाह कैसा दिख रहा है इंडिया, बहुत सुंदर दिख रहा है, बैठे रहो। इमेजिन करो, उठाया तुमको बिल्डिंग के टॉप पे किसने बैठा दिया, बोला कैसा दिख रहा है वहां से, अरे बहुत सुंदर, क्या नजारा है। फिर नीचे तुम्हें आवाज आ रही बैठे रहो वहीं बैठे रहो 2-3 दिन। क्या करोगे? तुम स्टेबल हो क्या वहां पे? बिल्कुल भी नहीं हो। आप हाई एनर्जी लेके ऊपर तो चले जाओगे, पर कितनी देर तक टिकोगे वहां पे, है ना? तो आप वापस भी आओगे क्योंकि वो टेम्पररी एनर्जी आपने गेन करी। रीजन भी है, आपने टेम्पररी एनर्जी गेन करी, कोई परमानेंट तो है नहीं कि आपके पास ये एनर्जी थी, ये टेम्पररी एनर्जी है। तो ये कूद के बाहर चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब कूद के यहाँ पे, लेट्स से यही इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ गया, फिर ये कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा, फिर ये कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा और वापस से आना चाहेगा अपनी एनर्जी में, वापस अपनी एनर्जी वाली शेल में ये वापस आना चाहेगा। ठीक है, यस मैम। ये जो एनर्जी बाहर निकाल रही है, जो रेडिएशन ये बाहर निकाल रहा है, रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, रेडिएशंस को एमिट कर रहा है बेटा, यही होता है, यही शो करता है कलर। इसकी वजह से हमें विजिबल होता है कलर, इसी की वजह से हमें कलर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी रेडिएशन हो सकता है कुछ ऐसी भी रेडिएशन हो जो हमें विजिबल ना हो, जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट को भी रेडिएशन हो सकती है। और इसी में एक रेडिएशन होती है जो विजिबल रेंज में लाई करती है, जिसमें कलर्स निकलते हैं। तो जिस रेडिएशंस को बाहर निकाल रहा है, जिस कलर को बाहर यहाँ पे बाहर एमिट हो रहे हैं, वही कलर हमें स्पेक्ट्रम में देखने को मिल रहा है। अब पूरा कॉन्सेप्ट यही था कि इसमें एक्चुअली में जो गैस थी, जब आपने इसको हीट किया, उन गैस के इलेक्ट्रॉन, गैस के एटम ने क्या किया, एनर्जी को गेन किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया और इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आने लगे। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन वापस से अंदर जाना चाहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन वापस अंदर जाएंगे, वो कुछ रेडिएशंस बाहर निकालेंगे। यही रेडिएशंस जब इसमें देखी गई तो यहाँ पे हमें कलर देखने को मिला होगा। पूरी कहानी ये है। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन जो है एक डेल्टा ई से हम डिनोट कर सकते हैं एनर्जी को। और एनर्जी में चेंज क्या है कि इलेक्ट्रॉन फाइनल से इनिशियल में वापस आ रहा है। इसे कई लोग E2 माइनस E1 लिखते हैं, है ना, कुछ भी लिख लो। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में वापस आ रहा है। तो ये पूरी कहानी की वजह से स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को आप एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हो। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके हायर एनर्जी वाले में चला जाए, इसे आप बोलते हो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन किया, कूद के ऊपर वाली शेल में चला गया, हायर एनर्जी वाली शेल में चला गया, पर वहां पे वो स्टेबल नहीं था, है ना, स्टेबल नहीं था। वो वापस से आएगा अपनी एनर्जी वाली शेल में, क्योंकि उसकी याद है तुमको याद है या नहीं याद है? वाइब मैच होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन की वाइब, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैच थी उस शेल से, तभी तो वो उस शेल में बैठा हुआ था। बोहर जी ने समझाया था, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकता। इलेक्ट्रॉन की खुद की कुछ एनर्जी, और वो जिस स्पेसिफिक शेल में, उस एनर्जी वाले शेल के साथ ही वो रहना चाहेगा, किसी भी शेल में नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसने कुछ एनर्जी गेन कर ली, जबरदस्ती चला गया ऊपर, तो वो फिर भी थोड़ी टाइम बाद अपने स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा। ठीक है, तो वापस से रेडिएशंस बाहर निकालेगा, जिसे आप बोलते हो एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा या रेडिएशंस को एमिट करेगा जो लिखा हुआ है, और कूद के वापस आ जाएगा अपने स्टेबल स्टेट में। और इसे आप बोलते हो कि यहाँ पे एनर्जी का चेंज आया, एनर्जी का चेंज आया, और जो रेडिएशंस बाहर निकली, यही से पूरी कहानी स्पेक्ट्रम की स्टार्ट हो रही है। चलो भाई, किसे किसे क्लियर है, किसे किसे क्लियर है इन द चैट बॉक्स? एक बार बता दो, एक बार बता दो, क्या हमारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? ये समझ में आया? क्योंकि ये समझ में आएगा तब कॉन्सेप्ट रीड करने में मजा आएगी। वही वाली बात है ना, हर चीज अगर तुम रीड करोगे तो तुम्हें मजा ही नहीं आएगी। पहले बताओ किसे किसे ये समझ में आया? अच्छा, एग्जैक्टली बेटा, तभी तो हर एक गैस का अपना एमिशन स्पेक्ट्रम है ना। कोई किसी रेडिएशन को बाहर निकाल रहा है, कोई किसी रेडिएशन को बाहर निकाल रहा है। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ में आ गया हो, फोर्थ शेल में आ गया हो, तो वो किसी स्पेसिफिक रेडिएशन को बाहर निकालेगा। तो इस वजह से अलग अलग कलर जो है वो ऑब्टेन हो रहे थे। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हर एक शेल की एनर्जी होती है, यस, हर एक शेल की एनर्जी होती है बेटा। जैसे कि 4 शेल बना दो, 4 शेल बना दो कोई भी, ठीक है, तो इसकी एनर्जी होती है
फर्स्ट वाले की होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेकेंड एनर्जी का यहां पे लिख देंगे थोड़ा, हाँ, इसकी होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेकेंड शेल की होती है माइनस का 3.4 के आसपास, 3.4 के आसपास होती है ना, 13.6 होता है पहला, दूसरा होता है 3.4 के आसपास। लिख दे रही हूँ मैं, सारी एनर्जी लिख दे रही हूँ, और कहां से आ रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी अराउंड अराउंड होती है 1.5 के आसपास, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस वाले की होती है 0.4 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हर एक एनर्जी होती है, हर एक अलग अलग 1 पॉइंट, हाँ मतलब एग्जैक्टली लिखना हो लिख लो 1 पॉइंट, एक सेकंड 5 लिख लो, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो। इसकी होती है 0.8 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर एक की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, हर एक की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है शेल की, हर एक शेल की अपनी एनर्जी है, ठीक है। हर एक शेल की अपनी एनर्जी, 8 5 लिख लो, 8 लिख लो, और ये इनके पास इतनी एनर्जी, और इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी एनर्जी में स्टेबल है। ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन स्टेबल कहां होता है? इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है बेटा अपने ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। तो हो सकता है तुम जाके कूद कूद कर, दीदी मुझे आता है ये कॉन्सेप्ट, पर तुम स्टेबल कहां हो? तुमको ज्यादा नॉलेज किस क्लास की है? 11th क्लास की ज्यादा नॉलेज है ना। वैसे ही हो सकता है इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी हो, दूसरी शेल में चला गया, पर वो कूद के वापस अपने ग्राउंड स्टेट में ही आएगा, क्योंकि वो वहीं पे स्टेबल है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी कहानी होती है। बताओ भाई, एक बार जल्दी से बता दो, वो बोहर के आप उसमें पढ़ोगे, जो आप सोच रहे हो ना एनर्जी कहां से बेटा, ये बोहर के इक्वेशन में आपको बताया जाएगा, ठीक है। चाहो तो कहीं लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे बल्कि लिख ही लो, लिख ही लो। जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है वो है माइनस का 13.6। आप चाहो तो एनर्जी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख लो, लेकिन ये आपको बोहर वाले में पढ़ाया जाएगा। ये आपको बोहर वाले में पूरा पढ़ाया जाएगा, जब आप बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे, जो आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा आप हिंट ले चुके हो, पर आपको ये दोबारा भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बोहर वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर में दोबारा पढ़ोगे तो आपको वापस से देखने को मिलेगा। चाहो तो यहाँ भी लिख लो Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी निकालने का तरीका होता है बोहर जी के अकॉर्डिंग, ये एनर्जी निकालने का तरीका होता है बोहर जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। Z एटॉमिक नंबर होता है, N नंबर ऑफ शेल होता है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका हो गया, और इस तरीके से हर एक शेल की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। जैसे जो सबसे अच्छा, आप देखो बाहर आते आते क्या हो रहा है, सबसे अंदर वाली शेल की एनर्जी माइनस का 13.6 है, दूसरी शेल का माइनस का 3.4 है, बढ़ गया, देखो एनर्जी है ना, नेगेटिव साइन है मतलब बढ़ गया। अब आप एक बहुत प्यारी बात समझो, दोनों एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है, आप समझ रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी की शेल में बैठा है, या तो फिर वो सीधा किसमें बैठा है, माइनस का 3.4, अंदर कोई 10.1 10.2 12.1 12.2 कुछ नहीं है, या तो 13.6 वाली उसमें इलेक्ट्रॉन, या तो सीधा एनर्जी माइनस का 3.4 में जा रहा है। तभी तो जब वो माइनस का 3.4 में चला गया, किसी और शेल में चला गया, तो जब वो कूद के आ रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रेडिएशन निकल रही है, और इसी वजह से अलग अलग कलर ऑब्जर्व हो रहा होगा। किसी किसी ये वाली बात क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। वापस डी एक्साइटेड स्टेट, जब एक्साइटेड से वापस आता है बेटा, डी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं उसे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? किसी किसी की छुट्टी, छुट्टी रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ, हो जाएगी छुट्टी। हर क्लास में अगर हम लोग जल्दी जल्दी छुट्टी करते रहेंगे, तुम्हें नहीं लग रहा बेटा फिर बहुत गंदा लगेगा जब तुम एंड मोमेंट पे बोलोगे एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास। आज तुम छुट्टी छुट्टी लिख रहे हो, हाँ, जब हम सेशन के एंड में आ जाएंगे तब तुम लिखोगे कि अरे मैम एक्स्ट्रा क्लास, यस यस मैम फ्री है ले लो एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा लगेगा, हाँ अच्छा लगेगा। फोर्थ शेल की एनर्जी तो 1 2 3 1 2 3 4, एक सेकेंड, ज्यादा शेल बना दी क्या? 1 2 3 4, तो मैंने एक शेल छोड़ दी क्या कोई? ओके ऐसा कुछ है, सही कर लो यार, इसे सही कर लो, चौथी शेल ही हटा दो फिर। वैसे चौथी शेल हटाने की तो बात नहीं थी, हटाना हमें ये चाहिए, लेकिन चौथी ही हटानी पड़ेगी, ठीक है। 5 शेल बना दी ना मैंने गलती से, ठीक है ओके 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 फाइन फाइन फाइन, मैंने गलती से 5 शेल बना दिए। हाँ भाई हटा दो हटा दो हटा दो, ठीक है। बहुत ही बारीकी से हमारे बच्चे ने ये चीज समझी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, ठीक है। चलो पक्का आया, पक्का आया।
वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, हम रीड कर सकते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज एब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या था एमिशन स्पेक्ट्रम? वही एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसने कुछ सर्टेन चीज को एब्सॉर्ब किया और उसके बाद उसने क्या किया, बाहर आगे रेडिएशन को बाहर निकाला, कुछ एनर्जी को पहले ऑब्टेन किया, एब्सॉर्ब किया या गेन किया, फिर उसके बाद उसने वापस से अपने शेल में आने के लिए एनर्जी को एमिट किया, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस that have absorbed radiation are said to be excited। बता दिया मैम ने, पहले एक्साइटेड स्टेट में आ गए, क्या करके, एब्सॉर्ब करके रेडिएशन, कुछ एनर्जी को, जैसे हमने हीट दिया तो उसने एब्सॉर्ब किया, कूद के दूसरी शेल में आ गया। टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सैंपल बाय हीटिंग और irradiating it and the wavelength or frequency of the radiation emitted as the sample gives up absorbed energy is recorded। जो मैंने आपको बताया सारी चीजें बता दी है ना, आपने एनर्जी दी हीट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, उसने गेन करी एनर्जी, बाहर गया, आगे वाली शेल में आ गया, ठीक है। द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप बोलते हो कि एमिशन स्पेक्ट्र और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, आप किसके अंडर पढ़ रहे हो, किस इस पूरी स्टडी को जब आप नाम देते हो, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो आप पढ़ रहे हो, उस स्टडी को आप पढ़ते हो, उसको स्टडी करते हो, उसको नाम देते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। यस मैम। द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट वाज कंटिन्यूअस एज ऑल द वेवलेंथ विजिबल लाइट आर रिप्रेजेंटेड इन द स्पेक्ट्रा। अब देखो, अलग अलग लाइट की रेडिएशन को बाहर निकाल रहे हैं, अगर वो विजिबल रेंज में आ रहा है, विजिबल रेंज मतलब जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर, रेड कलर आ रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बना रहे है ना। ऑल द वेवलेंथ यहाँ पे प्रेजेंट है, हर एक वेवलेंथ। आपको पता है वेवलेंथ कितनी होती है विजिबल रेंज में? कितनी वेवलेंथ होती है? 400 से लेकर के, अगर मैं बोलूं विजिबल रेंज में कितनी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, तो नियरली 400 से लेकर के ऑलमोस्ट 700 एंगस्ट्रॉम तक, 700, 750 बल्कि लिख लो, 750 एंगस्ट्रॉम तक, है ना। जैसे वायलेट कलर की 400 होती है, फिर ऐसे ऐसे कर करके ऊपर आते हो, रेड कलर की 450, 748 सॉरी, है ना, 748 750 के आसपास उसकी एंगस्ट्रॉम में एनर्जी को वेवलेंथ होती है। तो हर एक की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो हो सकता है सारी वेवलेंथ की लाइट को उसने एमिट कर दिया हो तो हमें सारी देखने को मिली हो सकता है कुछ ही स्पेसिफिक की हो, जैसे मैंने बोला, हो सकता है सिर्फ ग्रीन कलर और येलो कलर और ऑरेंज कलर दिख रहा है, लेट्स से केवल 3 कलर दिख रहे हैं, हो सकता है केवल वायलेट दिख रहा है, ऊपर रेड दिख रहा है, बीच में ब्लू दिख रहा है, बस 3 कलर दिख रहे हैं या 2 कलर दिख रहे हैं, तो किसी भी रेडिएशन को वो एमिट कर सकता है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं अगर स्पेक्ट्रम विजिबल रेंज में है और वो कंटिन्यूअस है, तो 2 टाइप क्यों है ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का पहले आप स्ट्रक्चर देखो, ये देखो, पहले तो ये याद रखो 2 टाइप के स्पेक्ट्रम थे, याद है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, है ना। एमिशन 2 टाइप का होता है, अभी आप एमिशन समझ रहे हो, एमिशन समझ गए, 2 टाइप का होता है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब आपको विबग्योर पूरा दिख रहा है, विबग्योर पूरा दिख रहा है, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है बेटा लाइंस दिख रही हैं, लाइंस दिख रही हैं इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, सारा ब्लैक है, कुछ कुछ लाइंस दिख रही हैं, कुछ लाइंस दिख रही हैं केवल, उसे आप बोलते हो डिसकंटिन्यूअस। तो एमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब पूरा दिख रहा है, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब हमें क्या दिख रही है, हमें लाइंस दिख रही हैं। आप एक और तरीके से समझो, ये देखो यहाँ पे बना होगा, ये देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऊपर बना हुआ है पूरा इस तरीके से। एमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप का है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब देखो एक ऊपर वाला स्पेक्ट्रम जो है, और डिसकंटिन्यूअस मतलब ऐसा, देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, रेड कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, बस बाकी पूरा ब्लैक दिख रहा है, इसे आप बोलते हो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। चलो भाई, ये हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम। और समझते हैं, व्हेन रेडिएशन एमिट फ्रॉम अ सोर्स लाइक सन, हॉट बल्ब और फ्रॉम गैस मैटर हुज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड बाय इलेक्ट्रिकल और हीट, energy is passed directly through a prism received on a photographic plate, emission spectrum। अब सिर्फ रीडिंग बच्चे, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, गैस ली, उसको हीट किया या बल्ब लिया, कुछ भी ऐसा है ना, उनसे रेडिएशन निकली, उस रेडिएशन को आपने प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म के बाद आपने एक शीट लगा दी, है ना, और उसमें आपने ऑब्जर्व किया क्या बन के आ रहा है। Depending upon the source of radiation, emission spectra is classified as continuous and discontinuous. Discontinuous is also known as line spectrum, ठीक है। तो या तो कंटिन्यूअस बन के आएगा, डिपेंड कर रहा है कौन से सोर्स से है, जैसे बनाने वाले ने हर एक को सोच समझ के बनाया, वैसे हर एक गैस को सोच समझ के बनाया। हो सकता है किसी ने सारे कलर की लाइट को बाहर निकाला हो, वेवलेंथ को, है ना, 400 से लेकर के 750 के आसपास, तो हो सकता है यहाँ पे सारी दिख रही है ना, है ना। छुट्टी के अलावा एक बात नहीं आ रही है, तुम लोग पिट जाओगे मुझसे, तुम लोग मुझसे बहुत गंदा पिट जाओगे। पढ़ लो चुपचाप, केवल एक ही लाइन आ रही है छुट्टी, केवल एक ही लाइन है छुट्टी। पढ़ लो बेटा।
आपको मेरी आवाज सही आ रही है, मतलब विजिबल हूं मैं और आवाज सही है ना, एक बार बता दो। मेरे में लैग कर रहा है, मतलब शायद नेटवर्क लैग हो रहा है, ऐसा तो आपके में तो नहीं हो रहा ना? नेटवर्क लैग हो रहा है ना केवल? ठीक है, आई होप सब कुछ सही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन। ठीक है, इतने गंदे बच्चे हो तुम लोग, आधे लोग लिख रहे हैं कि यस मैम। ये एमस्ट्रॉन्ग नहीं, नैनोमीटर कर लो इसको प्लीज, इसको प्लीज एक बार करेक्ट कर लो, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम नहीं, नैनोमीटर, है ना? एमस्ट्रॉन्ग में करोगे तो जीरो बढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है? हजारों में होगा फिर तो 4 450 4 450 के आसपास, 7 750 के आसपास इसका रेडिएशन रहता है, ठीक है? मतलब चेंजेस रहते हैं, ठीक है? चलो भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी बता दिया, ये बता दिया, छुट्टी तो तुम्हारी हो जाएगी, रुक जाओ तुम, 5 मिनट बाद ही होगी। चलो भाई, तो ये हमने समझ लिया कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, समझ गए? लाइन और डिसकंटिन्यूअस कुछ इस तरीके से दिखेगा, लाइंस दिखेंगी हमें, ठीक है? और कंटिन्यूअस क्या है? ऊपर जो स्पेक्ट्रम बना है वो कंटिन्यूअस है, ओवरऑल स्पेक्ट्रम दिखना, ठीक है? या तो लाइन होंगी या तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नाउ लाइन स्पेक्ट्रम, आपने कंटिन्यूअस समझ लिया जब सारे कलर की वेवलेंथ दिख रही है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, अब से रीडिंग बची, सब पढ़ चुके हो। डिसोशिएट एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो हर एक फ्रीक्वेंसी की वो लाइट को बाहर नहीं निकाल रहा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ कुछ रेडिएशन को ही वो बाहर निकाल पा रहा है, ठीक है? तो आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा, उसमें कोई और कलर दिख रहा है। हीलियम के स्पेक्ट्रम, मतलब हीलियम की गैस को हीट किया और पूरी कहानी देखी, अलग कलर का स्पेक्ट्रम दिख रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग स्पेक्ट्रम देखने को मिलेंगे। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरीज। अब अलग अलग लाइन दिख रही, तो जैसे कि किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि रेड कलर की लाइन दिख रही है, या रुको रुको रुको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रही है ना? जो इलेक्ट्रॉन है उससे रेडिएशन निकल रही है। किसी साइंटिस्ट ने बोला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रही है, और उस साइंटिस्ट का नाम था, लेट्स से उन साइंटिस्ट का नाम था लाइमन, तो सीरीज का नाम रख दिया गया लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज हमें लाइमन जी ने बताई है, उन्होंने बताया इस तरीके की सीरीज, अलग अलग टाइप की रेडिएशन निकल रही है, तो अलग अलग चीजों को ऑब्टेन करते गए, ठीक है? तो लाइन अलग अलग आ रही है और इसी के बेसिस पे कोई सीरीज आई, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूद के फर्स्ट शेल में जब आ रहा है तो देखा गया जो रेडिएशन निकल रही है ना वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। अगर इलेक्ट्रॉन कूद के कहीं से भी कूदा और फर्स्ट शेल में आके गिरा तो इस रेडिएशन को हमने देखा कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, और इसके बारे में लाइमन जी ने बताया, तो इसका नाम रख दिया गया लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूद के फर्स्ट शेल में आ रहा है, जैसे सेकंड शेल से फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, कहीं से भी फर्स्ट में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ रेडिएशन निकाल रहा है, ठीक है? सब समझ गए ना कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉन कूद के गया था दूसरी शेल में, अब वो रेडिएशन बाहर निकाल के नीचे आने जा रहा है, जब वो नीचे आ रहा है तो वो कुछ रेडिएशन बाहर निकाल रहा है। अगर वो जो रेडिएशन निकाल रहा है, तो हमने देखा जब वो रेडिएशन निकालना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकली, क्योंकि वो फर्स्ट शेल में आ रहा है, तो हमने फर्स्ट इसको नाम दे दिया लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है यहाँ पे। कैसी रेडिएशन निकलती है मैम यहाँ पे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है। नंबर टू, बाल्मर साइंटिस्ट, बहुत फेमस, सबसे फेमस बाल्मर सीरीज है। क्यों है? क्योंकि वो विजिबल रेंज में। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकंड शेल में आ रहा है, कहीं से कूदा, थर्ड शेल से कूदा, सेकंड शेल में आया, तो उसने जो रेडिएशंस निकाली ना वो विजिबल रेंज में आ गया, मतलब उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर दिख रहा है, उसे आप बोलते हो बाल्मर सीरीज। वो बाल्मर जी ने डिस्कवर करी थी बाल्मर सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ रहा है, विजिबल रेंज बोला जाता है। और इसका 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है कि विजिबल रेंज कौन सी सीरीज में होता है, तो बाल्मर सीरीज में होता है। इनफैक्ट ये बहुत सारी चीजें बाल्मर जी ने ही बताई थी, पर फिर उसके बाद क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट उस सीरीज को मतलब डिस्कवर करते गए तो उनके बेसिस पे नाम था। अदरवाइज बाल्मर जी ने हमें फॉर्मूला भी दिया था जो कि आज भी हम यूज करते हैं, ठीक है? कहीं से भी वो निकल के थर्ड शेल में आ रही है, पैस्चन सीरीज। और हमेशा याद रखना, पहली सीरीज में जब आ रहा है तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकाल रहा होता है, दूसरे में तो विजिबल रेडिएशन होती है, और बाकी किसी में भी आ जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन थर्ड में गिरे, फोर्थ में गिरे, फिफ्थ में गिरे, तो वो हमेशा इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, ठीक है? तो कहीं से भी फोर्थ में, थर्ड में आ रही है पैस्चन सीरीज, इंफ्रारेड, फोर्थ में आ रही है ब्रैकेट सीरीज, इंफ्रारेड, फिफ्थ में आ रही है फंड सीरीज, इंफ्रारेड, ठीक है? उसके बाद एंड सो ऑन। तो अब शायद आपके दिमाग में चीज याद ना हुई हो, तो हम इसको एक और तरीके से याद करते हैं, ठीक है? एक और तरीका, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट में आ रहा है लाइमन सीरीज, कहीं से भी सेकंड में आ रहा है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में विबग्योर आता है, विजिबल रेंज आती है, यानी कि भाई 4000 से लेकर के 7000 एमस्ट्रॉन्ग, या 400 के आसपास नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है? तो बाल्मर सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर फंड सीरीज, फिर उसके बाद
लाइमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट फंड, लाइमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट फंड, इसको सीरीज वाइज याद रखो। कहीं से भी फर्स्ट में आया लाइमन सीरीज, सेकंड में गिरा इलेक्ट्रॉन बाल्मर सीरीज, थर्ड में गिरा पैस्टन सीरीज, फोर्थ में गिरा ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ में गिरा फंड सीरीज। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फर्स्ट में गिर गया लाइमन सीरीज, सेकंड में गिर गया बाल्मर सीरीज, थर्ड में गिर गया पैस्टन सीरीज, फोर्थ में गिर गया ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ में गिर गया फंड सीरीज। और ये सब साइंटिस्ट के नाम है, उनके बेसिस पे सीरीज, क्योंकि वो डिस्कवर करते जाते नाम रखते जाते। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है। जो सेकंड वाली रेडिएशंस है वो विजिबल रेंज में आती है। क्या बोलते हैं अपने बाल्मर जी की रेडिएशंस जो है, बाल्मर जी ने जो बताया, ठीक है। पैस्टन ब्रैकेट फंड तीनों ही इंफ्रारेड रेडिएशंस है और हमें सिर्फ विजिबल रेडिएशंस दिखती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब कूद के सेकंड में आ रहा है। और ये सारी कहानी किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हैं। एक पेज और बचा है, ठीक है। अरे यार बस एक पेज। बेटा अलग अलग रेडिएशन होती है। रेडिएशन इंफ्रारेड एक रेडिएशन है, जैसे आप पढ़ते हो ना एक्स रे, है ना, टाइप ऑफ रे है वो, रेडिएशन अलग अलग। वैसे इंफ्रारेड एक रेडिएशन होती है, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत जगह पे यूज भी हो रही होती है ना, तो यस। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो अलग अलग टाइप की रेडिएशंस है ये, ठीक है। अब एक पेज और बचा है, मैं आज इस टॉपिक को खत्म करके ही जाऊंगी, अदरवाइज आपको कल समझ नहीं आएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझो। आपने एमिशन का मतलब क्या समझा? इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी, कूद के ऊपर गया, एमिट करी, नीचे आया, वो एमिट करी रेडिएशंस, उस रेडिएशन से स्पेक्ट्रम बना, ठीक है। दो तरीके का स्पेक्ट्रम बना, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब सारी वेवलेंथ दिख रही है, सारे वेवलेंथ वहां पे विजिबल है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस मतलब कुछ कुछ दिख रही है केवल। एब्जॉर्प्शन डिसकंटिन्यूअस का उल्टा है। डिसकंटिन्यूअस में आपने क्या देखा? कोई भी कलर नहीं दिख रहा, बस कुछ कुछ कलर की लाइंस दिख रही है, तभी तो उसका नाम लाइन स्पेक्ट्रम भी रखा है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन जस्ट उल्टा है। जो कलर आपको वहां दिख रहे हैं डिस्क्रीट में, उसको हटा दो, उसके अलावा सारे कलर दिख रहे हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, बाकी सबको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो जस्ट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, या जिसे आप डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हो, जिसे आप लाइन स्पेक्ट्रम बोल रहे हो, उसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, वो बन जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलो पढ़ते हैं। When white light is first passed with the solution or vapors of chemical substance and then analyzed, spectroscopy वगैरह किया गया, some dark lines are obtained. Just उल्टा देखो, यहाँ पे dark line बन गई, जैसे वहां पे कुछ कलर की लाइन दिख रही थी, यहाँ पे बस कुछ कलर की लाइन नहीं दिख रही है, ठीक है। Where colored lines were obtained in the emission spectrum. और ये बहुत बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट हो गया, सोचो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये कह रहा है कि इस बार क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, कुछ रेडिएशंस को अपने पास रख लिया, और उस वेवलेंथ की रेडिएशंस हमें विजिबल ही नहीं हो रही, हमें दिख ही नहीं रही, वो कलर छोड़ के हमें बाकी सारे कलर दिख रहे हैं। इसे आप बोलते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से दिखता है। अगेन ताकि आप ये देखो कितना प्यारा इमेज बनी हुई है, इस तरीके से लाइन टकराई, है ना, इस तरीके से टकराई, व्हाइट लाइट है, रेडिएशन निकली, टकराई, और देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन गया, कहीं कहीं ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो सेंटर में लगा हुआ है। अब ध्यान से देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का था, कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस, या जिसे आप लाइन स्पेक्ट्रम बोल रहे हो। कंटीन्यूअस में सब दिख रहा है, डिसकंटीन्यूअस में सिर्फ कुछ लाइन दिख रही है, और डिसकंटीन्यूअस में जो लाइंस दिख रही है, एब्जॉर्प्शन में बस वही लाइन नहीं दिख रही है, क्योंकि उस लाइन, उस वेवलेंथ, उस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन ने उस कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद ये कहानी हुई। तो दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट फंड बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं से भी आए, फर्स्ट में आ जाए लाइमन सीरीज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं से भी सेकंड में आए बाल्मर सीरीज, कहीं से मतलब ऊपर से कूद के आ रहे हैं, ठीक है, एक्साइटेड से आ रहे हैं। फिर 4 5 6 कहीं से भी थर्ड में आए पैस्टन सीरीज, कहीं से भी फोर्थ में आए ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हैम्फेरी सीरीज, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज पे ये नाम होते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क लो, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। चलो भाई, चलो 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 चलो। मैम आप टेस्ट नहीं देते हो, आप लोग को टेस्ट नहीं मिला क्या? टेस्ट सेक्शन अभी आई गेस चलने लग गया क्या? टेस्ट सेक्शन अभी चल नहीं रहा था, इसलिए नहीं था बेटा। बताओ भाई, बताओ भाई, इन द चैट बॉक्स में पता तुम्हें क्या लिखना है? सबको पता है उन्हें क्या लिखना है, सबको पता है उन्हें क्या लिखना है। एक क्वेश्चन है, उसे कोशिश करना, वैसे शायद ही आप कर पाओ, क्योंकि अभी आपने फॉर्मुला याद नहीं किया, मैं आपको फॉर्मुला करवा दूंगी, फॉर्मुला लिखा हुआ है वैसे, चाहो तो एक बार लगा के देख लेना, ये है फॉर्मुला, 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, दिस, ठीक है। ये आर कह रहा, भी मत करना, मत करना, ये क्वेश्चन मत करना, ठीक है, क्वेश्चन मत करना, मैं क्वेश्चन हटा दूंगी, ये क्वेश्चन मैं ही आपको कराऊंगी। बताओ भाई, आज का क्लियर हुआ? डीपीपी नहीं बेटा, आपको सीपीपी मिलती है केमिस्ट्री में, विच इज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर, जो आपका चैप्टर 1 में अपलोड हो चुका है, जाके देख लेना, ठीक है। चैप्टर 1 में अपलोड हो गया, जाके देख लेना, सीपीपी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें है, पढ़ लेना, ठीक है। तो हो गया ना? बताओ भाई, मिस एक्सेप्शन ने जो पढ़ाया, क्या हमारे बच्चों को मिस एक्सेप्शन की बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? वेरी गुड, वेरी गुड। नोट्स तो मिल ही जाएंगे यार ये वाले तुमको।
परफेक्ट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा स्पेक्ट्रम के बारे में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। मेक श्योर अगेन नेक्स्ट क्लास 2 दिन के गैप के बाद है ना, तो 2 दिन का गैप है, 2 दिन गैप है। तुम्हें पता है मैं क्या लिखने जा रही हूँ, तो जल्दी से मैं लिख दे रही हूँ। मेक श्योर बेटा आप रिविजन करके आओ। क्या रिविजन मैम? एटलीस्ट बस 2 क्लासेस, एटलीस्ट 2 क्लासेस, एटलीस्ट 2 क्लासेस बस, जो आज पढ़ाया और जो इससे पहले मंडे और ट्यूसडे की क्लास, मंडे और ट्यूसडे को जो पढ़ा है कम से कम बस वो पढ़ के आ जाओगे आप, तो भी काम चल जाएगा। सिर्फ मंडे ट्यूसडे की क्लास भी अगर आप रिवाइज कर लोगे ना, तो भी आपको नेक्स्ट क्लास में काम चल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना ये चीज रिवाइज करके आओ। ठीक है, और आई गेस आप कुछ लिख नहीं रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स वाले सेक्शन में पीडीएफ बन के आ रही होगी ना, जब आप जैसे वीडियो खोलते हो तो उसमें आप केमिस्ट्री ऑप्शन देख रहे हो, तो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो उसमें लिख के आएगा वीडियोस और पीडीएफ, है ना, तो आपको पीडीएफ में चला जाना है। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का ब्यूटीफुल सा सेशन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और जो बचा खुचा है वो मैम तुम्हें पढ़ाती रहेंगी, टेंशन मत लेना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में लेक्चर नंबर 8 के साथ, और मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर अपना नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा पूरा, पर नेक्स्ट वीक तक क्लासेस लगेंगी। 11-12 लेक्चर्स इसके हमेशा लगते हैं, इस बार भी लगेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन एंड यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज स्पेक्ट्रम, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तुमसे तुम्हारी मिस एक्सेप्शन मिलेंगी 2 दिन के पूरे 2 दिन के गैप के बाद। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।